जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है बेसिकली, बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। सत्संग पिछले साल 2024 मई का है और तब से मैं अभी तक मतलब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड कर पाऊँ। तो ये मेरी गलती है, जिसके लिए सॉरी गुरुजी। मैंने बहुत बारी ट्राई किया, बट होता ऐसा था कि वो सत्संग बहुत बेमन से करती थी, तो वो सत्संग रिकॉर्ड नहीं होता था, या तो बीच में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाती थी। जैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 2 बारी तो ऐसा हुआ कि रूम पे कोई आके नॉक करने लग गया। तो कई बारी ऐसा हुआ। फिर गुरुजी ने मुझे इस पे भी सत्संग सुनवाया, क्योंकि मैं सोचती थी कि क्यों नहीं हो रहा रिकॉर्ड। तो गुरुजी ने इस पे भी मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी ऐसे ही जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए सत्संग रिकॉर्ड करते थे कि मतलब क्योंकि उनको भी शायद गुरुजी का मैसेज आता था शुक्राना कर, तो वो भी बेमन से होता था, और जब वो रिकॉर्ड करते थे तो वो सेंड ही नहीं होता था। तो वैसा ही कुछ 3-4 बार ही मेरे साथ हो चुका है। तो अब मैं जो भी सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मन से कर रही हूँ, गुरुजी का नाम लेके कर रही हूँ, और जो भी गुरुजी बुलवाएंगे मैं बस वही बोलूँगी, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है। और जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। अपनी लाइफ और घर वालों की लाइफ, घर वालों का भी सब कुछ मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ चुकी हूँ। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब वही जानते हैं। उनके सामने ही बैठ के मैं जो भी बोल रही हूँ सब वो सुन रहे हैं। तो मैंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी मैं एक जॉब के लिए। तो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रही हैं और स्टार्टिंग से काफ़ी छोटी एज से स्ट्रगल फेस कर रही हूँ। तो ये भी सही है कि गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू गुरुजी। बहुत छोटी एज से अगर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ज़रूर मेरे कर्म बहुत ख़राब रहे होंगे जो ऐसे कट रहे हैं। तो फिर भी शुक्रिया है कि चलो गुरुजी कटवा तो रहे हैं कम से कम उन्हें। तो छोटी सी एज में ही मतलब मेरे फादर जो हैं वो थोड़े उनका जो बिहेवियर है हमारे घर में बहुत डिफरेंट है। वो थोड़े ऐसे हैं कि जैसे उनको उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हो कि रूलिंग पर्सनालिटी है उनकी। वो मतलब जैसे अगर उन्होंने बोला सुबह उठो तो आपको सुबह उठना है, पढ़ने को बोल रहे हैं तो पढ़ो। मतलब वो जैसा बोले जब बोले आपको तभी करना। उठने को बोले, बैठने को बोले तो अकॉर्डिंगली आप करो। मेरे पापा मम्मी का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है स्टार्टिंग से। दोनों मम्मी को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहे हैं पापा पर, और घर में लड़ाई झगड़े बहुत स्टार्टिंग से मैंने देखे हैं। और यही चीज़ें लाइफ में देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं। बट ये प्रॉब्लम 2007 के अराउंड से ज़्यादा हो गई है। जब तक मेरे दादाजी थे तब तक तो काफ़ी मतलब घर में अच्छा था सब, बट उनके एक्सपायर होने के बाद बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो गई हमारे घर में। मैंने 2014 में नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और 2018 में मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई।
उसके बाद से मैं अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल करने लगी, बट नौकरी नहीं लग रही थी। मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी और बहुत ट्राई किया कि कहीं तो मिल जाए। तो होता ऐसा था कि कभी 1 रैंक से रह जाती थी, कभी 2 रैंक से, कभी कुछ नंबर से। जनरल कैटेगरी से फ़ाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब तक तो मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं गुरुजी से कनेक्ट 2023 में हो पाई हूँ, थोड़ा जान पाई हूँ। कनेक्ट तो मैं अभी तक भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों फील होता है कि गुरुजी ने मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया है। मैं अभी ना गुरुजी का सत्संग अटेंड कर पाती हूँ, ना उनका प्रसाद मुझे मिलता है, ना यहाँ मेरे आसपास कोई संगत है। तो ऐसी चीज़ें रही हैं। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मुझे गुरुजी ने जॉब ब्लेस की है, 2024 में ब्लेस की है जॉब। मई में अराउंड 17 मई मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि 2 दिन में तुझे खुशखबरी मिलेगी। अगर तू ये मेरा चोला कहीं देखेगी तो उस दिन से समझ जाना कि अगले 2 दिन में तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो वो गुरुजी का वाइट कलर का चोला था जिसमें वो बैठे हुए थे, और वो चोला मुझे अगले 2 दिन बाद एक आंटी के घर में एक सत्संग में मैंने देखा था। तो उसके विदिन 1 डे, 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, सेम डे पे मेरा एक रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर हुआ था, जो कि मार्च में पेपर दिया हुआ था। तो वो एग्ज़ाम मैंने इटावा UPUMS के लिए दिया हुआ था, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नर्सिंग रिक्रूटमेंट के लिए मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। और उसमें मेरा जो रैंक रहा वो 106 था। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 0 + 6 = 7 ही हुआ। तो मैं इसको गुरुजी की ही ब्लेसिंग मानती हूँ कि ये जो जॉब है मेरे को गुरुजी ने ब्लेस की है। इसी जॉब की ब्लेसिंग के लिए मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरुजी बहुत बारी बोल चुके हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत बारी सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर हो नहीं पाया, क्योंकि वो सत्संग मैं बहुत बहुत बेमन से करती थी। एक्चुअली संगत जी, ये जो एरिया है ये क्रिमिनल, यहाँ पे क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ रेप केसेस हो गए हैं, या मारपीट हो गई, या मर्डर्स हो गए, बहुत नॉर्मल बात है। और यहाँ की न्यूज़ भी दबा दी जाती हैं बहुत ज़्यादा, मीडिया में कुछ भी नहीं आ पाता है। मुझे 3 महीने हुए थे जॉब करते हुए, और यहाँ पे मैंने 4 केसेस ऐसे देख लिए मर्डर और रेप के। मतलब सुन चुकी हूँ, यहाँ वो चीज़ें यहीं के लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ही थोड़ा गुंडों वाला है। तो मैं यूँ सोचती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे वापस चंडीगढ़ बुला लो। मैंने 32 से नर्सिंग किया है, चंडीगढ़ में सेक्टर 32 GMCH से नर्सिंग किया था, और वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही गुरुजी का मंदिर है, शिव मानस मंदिर है। तो मैं चाहती थी कि मुझे जॉब वहीं मिल जाए, ताकि जब मन हो मेरा तब मैं गुरुजी के मंदिर में जाके उनका सत्संग सुन सकूं, एटलीस्ट उनका प्रसाद पा सकूं। मुझे वहाँ कुछ ना कुछ कनेक्टेड फील होता था। वहाँ संगत नोन में थे, काफ़ी आंटी जैसे सत्संग करते थे तो बुला लिया करते थे। पर जब से यहाँ जॉब लगी है तब से मैं बहुत तरस गई हूँ। अब ऐसा होता है कि जब मैं अपने घर मम्मी पापा के पास जाती हूँ तब मैं आंटी को बोल देती हूँ कि आंटी प्लीज़ सत्संग रख लेना। तो बहुत मतलब महीने में 2 महीने में कभी एक बार ही सत्संग अटेंड कर पाती हूँ। तो अब ये कंडीशन हो गई है। हालांकि इसके बाद से मैं 2 बारी बड़े मंदिर भी गई हूँ। गुरुजी का स्वरूप अभी मेरे यहाँ रूम पर है। यहाँ पे मैं रेंट पे रह रही हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही मीन हैं, कोई हेल्पिंग नहीं है। बहुत रेयर लोग आपको हेल्पिंग मिलेंगे। बाकी तो ऐसा ही है कि मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। तो मुझे बहुत फील होता है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे आगे की लाइफ निकालनी बहुत मुश्किल है।
रेस्ट गुरुजी जानते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। यहाँ मेरे घर की 4th पीढ़ी में मैं आई हूँ। मेरे दादाजी यहीं के रहे हैं, मतलब वो बेसिकली यहीं से बिलोंग करते थे। तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं किसी जन्म में यहाँ पे रही होंगी और यहाँ के लोगों से कुछ ना कुछ मेरा अकाउंट रहा होगा, कर्मा रहा होगा, जो गुरुजी यहाँ पे मुझे पोस्टिंग दिलवा के मेरे कर्म कटवा रहे हैं। दूसरी बात, गुरुजी आई एम सॉरी, मेरे पास यही एक रूम है, मुझे यहीं सत्संग रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बाहर से आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्बेंस आ रही होगी, आई एम सॉरी संगत जी, क्योंकि शांति से सत्संग रिकॉर्ड करना चाहिए, बट यहाँ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। छत पर जाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा शोर आएगा गाड़ियों का, क्योंकि सड़क पे ही लगता हुआ घर है ये। दूसरा, गुरुजी आप जानते हो आपकी बच्ची कहाँ स्ट्रगल कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर का बिहेवियर थोड़ा अलग है घर में, तो मेरे घर में बहुत स्ट्रगल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं 13-14 साल से एक लड़के को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। हमारा शादी करने का प्लान रहा है, बट मेरे फादर को कास्ट इश्यूज़ है। जिस लड़के को देख के वो बोलते थे कि काश मेरा बेटा ऐसा हो, आज पापा उस लड़के को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और जो लड़का है वो मेरा बचपन का फ्रेंड है, हमने स्कूलिंग साथ में की है। और मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा गुरुजी क्या चाहते हैं। कभी बोलते हैं तुम्हारा बचपन का प्यार तुम्हें ब्लेस किया है, और ब्लेसिंग तो दे रहे हैं, बट मेरे फादर मान नहीं रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे किसी को धोखा नहीं दिया जाता। अब सिचुएशन मेरी ऐसी है कि ना मैं उस लड़के को छोड़ सकती हूँ, ना मैं फादर को छोड़ सकती हूँ। और मेरे फादर अपनी ज़िद पे हैं कि तुझे लाइफ टाइम कुंवारा बैठा लूँगा, मगर वहाँ नहीं भेजूँगा। सिचुएशन गुरुजी को पता है, इतनी भी ख़राब हुई है। उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं लास्ट टाइम, 2 साल हो चुके हैं उनको। तो जब वो एक्सपायर होने वाले थे तो एक दिन पहले जैसे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अंकल की विश थी कि वो मेरे पापा से हमारे लिए बात करें। तो हॉस्पिटल में उन्होंने पापा को बुलाया। मेरे पापा उन्हें बचपन से जानते हैं, क्योंकि वो जो मेरे पार्टनर हैं वो हम लोग नेबर ही रहे हुए हैं, हम पड़ोस में ही रहते थे, तो मेरे फादर उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो जब अंकल एक्सपायर होने वाले थे तो अंकल वेंटिलेटर पे जाने वाले थे, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। एक्चुअली उनके लंग्स कोलैप्स हो चुके थे। तो एक कॉमा वाली स्टेट में भी वो हाथ जोड़ रहे थे पापा के आगे कि प्लीज़ मान जाएं, और उनके मम्मा भी रो रो के बोलते रहे कि प्लीज़ भैया मान जाइए, बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। पर मेरे फादर नहीं माने। उन्होंने बोला कि आप मौके पे चौका मारने के लिए हमें बुला रहे हो, और बहुत लड़ते झगड़ते मुझे हॉस्पिटल से ले आए। और अभी तक ऐसा ही है कि अभी तक वो मानने के मूड में नहीं है। मैं गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा मत करो। आपने अगर उसको मेरी लाइफ में भेजा है तो अब आपके ऊपर है कि आप हमें कैसा रखना चाह रहे हो, क्योंकि गुरुजी जानते हैं वो सिंगल चाइल्ड है, उसके मम्मा ही अब उसके साथ रहते हैं और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको देखने वाला भी कोई नहीं है। मेरे पार्टनर जो हैं वो IITian है। हर कोई तरसता है कि एक वेल सेटल्ड लड़का मिल जाए। तो पापा को भी पता है कि वो लड़का साइंटिस्ट है, सब कुछ है, बट फिर भी अपनी ईगो में वो मानना नहीं चाह रहे हैं। और उनको नहीं समझ आ रहा कि उनकी इस जिद की वजह से मेरी लाइफ, उस लड़के की लाइफ और उसके मम्मा कितने प्रॉब्लम में है। आंटी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें शुगर का इशू है और देखने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ उनके घर नहीं, मेरे घर भी है। एक मेरा भाई भी है जो कि आज 28 ईयर्स का हो जाएगा, 28 ईयर्स का 31 मार्च को हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से मेरी एज भी लगा लीजिए। हम 30 साल के होने को, मतलब 30 साल के हो चुके हैं और अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं सारे लोग, रिश्तेदार,
वर्क प्लेस पे भी लोग पूछते हैं कि शादी कब करोगे, टीचर्स पूछते हैं, सारे नोन टू लोग पूछते हैं। तो मेरी वजह से उसकी भी नहीं हो रही है मैरिज। और प्रॉब्लम ये है कि वो भी जॉब नहीं करता। मेरे फादर ने पूरा घर ऐसा बना दिया है कि लड़के घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो जॉब नहीं करता है, उसने पढ़ाइयाँ भी नहीं की, उसने स्टडीज़ भी नहीं की है, उसके मतलब 10th के आगे वो कुछ पढ़ ही नहीं पाया। वो इतना इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है कि वो किसी के आगे अपनी बात भी नहीं रख पाता है। तो हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मेरे फादर के सर पे ही है, और पापा किसी चीज़ को लेके एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। उनकी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ी है घर वालों की खुशियों से लेकर। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे क्या करूं, वो तो गुरुजी ही जाने, मुझे नहीं पता। मैं रोज़ उनसे बोलती हूँ कि आप प्लीज़ इस प्रॉब्लम का कुछ तो सल्यूशन करो ना, प्लीज़ आप कुछ तो करो ना। अब पता नहीं कब डिवाइन टाइम आएगा और कब चीज़ें सही होंगी। बस एक होप लेके बैठी हुई हूँ, और उस होप के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हो रही हैं। जो भी है अकॉर्डिंग तो क्या बोलूँ, जो गुरु जी के अकॉर्डिंग है वही हो रहा है। इसके अलावा एक शुक्राना सत्संग मुझे ये शेयर करना था कि अभी महाशिवरात्रि 2025 में जो गई है 26 फरवरी को, मेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब लगी है इटावा में, तो मैंने ये माना हुआ था कि सब लोग श्रृंगार करते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं, चाहे आदमी हो तो नए नए कपड़े पहनते हैं, फीमेल्स हो तो ज्वेलरीज, साड़ी, ये वो, है ना। तो मुझे फील होता था कि यार हमारे भोले बाबा को भी, मुझे शौक़ है उन्हें तैयार करने का। तो जैसे यहाँ मंदिर वगैरह बहुत दूरी पे है, यहाँ तो जल भी नहीं चढ़ा पाती थी। तो मैंने ना माना हुआ था कि मेरी फर्स्ट सैलरी जब आएगी तो मैं एक सोने का त्रिपुंड महाकालेश्वर में जाके चढ़ाऊँगी। तो मैं तो चढ़ाने वाली क्या होती हूँ, जिसने सोने की लंका दे दी उसके सामने तो मेरा एक त्रिपुंड छोटू सा कुछ भी नहीं था, पर बड़े भाव से बनवाया था। और हुआ ये कि जब हमारी बुकिंग हुई तो उसमें भी अड़चन आई। मेरा छोटा भाई है, एक्चुअली हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो अभी +1 में है। तो उसके टीचर ने बोला कि नहीं नहीं, इसके एग्ज़ाम्स होंगे, अभी नहीं आप कहीं लेके जा सकते इसे। तो हम लोग सिर्फ प्रे कर रहे थे, और गुरुजी ने मम्मा को सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी को गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। और उन आंटी का भी सेम ही था कि उनके भी बच्चे के एग्ज़ाम बीच में फॉल कर रहे थे, और उनकी और हमारी डेट सेम थी जाने की और आने की। उन्होंने भी महाकाल जाना था, उन्होंने शायद 22 को जाना था और हमने 21 को जाना था। वापसी की डेट दोनों की सेम की थी, और उनका भी सेम इशू था कि उनके बच्चे के एग्ज़ाम थे और मेरे भाई के एग्ज़ाम थे। तो गुरुजी ने उनको ये बोला कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। और जब ये सत्संग मेरी मम्मा ने मुझे सुनाया, विदिन 10 मिनट्स मेरे भाई का फ़ोन आया कि उसका पेपर 1 मार्च से है। तो गुरुजी ने उसका पेपर पोस्टपोन करवाया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी ट्रिप अच्छे से ब्लेस किया आपने, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा वहाँ पे जो हमारे साथ मिराकल्स हुए, मेरे को वो बताने हैं आपको। संगत जी, हम जब वहाँ महाकालेश्वर पहुँचे तो एक्चुअली पहुँचे तो हम 22 तारीख को थे, पर हमारी ट्रेन 12 घंटे लेट हुई। तो हम 23 तारीख को सुबह महाकाल में जाके पता करने लगे, क्योंकि हमारे पास त्रिपुंड था चढ़ाने के लिए सोने का। तो हम ऐसे तो चढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि आपको पता है वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग है। वहाँ पे नॉर्मल इंसान जाके, मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं वो नहीं जा सकते अंदर, ओनली VIPs वर अलाउड। तो हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है। जो भी है गुरुजी ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाई। 3 घंटे हम लोग ढूंढते रहे, हमने बहुत कोशिश की कि कोई हमें ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारे महाकाल बाबा पर त्रिपुंड चढ़ा दे और हमारे हाथ से एटलीस्ट जल चढ़ा दे, क्योंकि हम पहले भी गए हैं और बहुत इच्छा रही कि हम एटलीस्ट अपने महाकाल बाबा पर जल तो चढ़ा सकें। प्लीज़ जल चढ़ाने की बहुत बहुत एक वो रही घर में। तो हमारी पूरी फैमिली जल चढ़ाना चाहती थी। तो क्या हुआ
कि हम 3 घंटे तक ट्राई करते रहे, लोगों को सिक्योरिटी गार्ड से नंबर निकलवा रहे थे कि आप बता दीजिए कोई अंदर पंडित हो, महापंडित हो। हम मतलब हमें तो ये हो गया था कि चलो आप चढ़ा दो, उसके बाद त्रिपुंड चाहे आप रख लो, हमें कोई वो नहीं है, हमें तो सिर्फ देखना था कि हमारे महाकाल पे लगता कैसा है, कैसा सज रहा है उन पर। तो हुआ ये कि सब कुछ ट्राई करके जब हम थक गए, हम तब त्रिपुंड लेके नहीं गए थे, तो हमें 5-6 लोग मिले जो कि यूँ थे कि आप हमें 5,000 दे दो, 5100 इसको चढ़ने हैं, पंडित जी लेंगे और आपको टिकट बनवानी पड़ेगी, ऐसे ऐसी चीज़ें हुई। और उन्होंने बोला कि आपको दूर से ही आपको दर्शन कराए जाएंगे, जल नहीं चढ़वा पाएंगे, काफ़ी उन्होंने मना सा कर दिया। और मुझे यूँ था कि यार ये क्यों हो रहा है। फिर मेरे फादर एक जगह बैठ के अरदास करने लगे। वो गुरुजी को तो नहीं मानते पर वो शिव जी को तो मानते, और हमारे गुरुजी ही शिव जी हैं, तो मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें उन तक तो पहुंच ही गई। तो फिर मैं वापस अपने रूम पे गई जहाँ हमने रूम लिया हुआ था। मैंने मम्मी को बोला कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, जो भी होगी सो देखी जाएगी, अभी चलो रेडी हो जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं और त्रिपुंड लेके चलते हैं, वहाँ पे अगर कोई मिला तो चढ़वा देंगे। हम लोग रेडी हुए, नहाए धोए और चले गए। तो जब गए तो वहाँ पे एक भैया मिले, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे, और उनका मैं बताऊँ तो उनका ड्रेसअप ऐसा था कि उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लैक कलर की पैंट थी, और उनके भी बाल नहीं थे। और उन भैया को मैंने उससे पहले नहीं देखा, और पूरे टाइम जब तक हम रहे उसके बाद भी कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे। कभी कभी लगता है शायद गुरुजी ही आए थे उनके रूप में। उन्होंने हमें एक भैया से मिलवाया जो कि मैनेजर है आई गेस, मुझे नहीं पता, बट वो भैया प्रोटोकॉल के हाईएस्ट मतलब चेयरपर्सन आई गेस वहाँ पर, जो कि सारे चीज़ें मैनेज करते हैं, किसको वीआईपी एंट्री देनी है, किसको दर्शन करवाने हैं। वो जो भैया थे जिनको मैं बता रही हूँ कि गुरु रूप में, जो मुझे लगता है कि गुरु उनके रूप में आए थे हमारे गुरुजी, तो वही हमें उनके पास लेके गए और उन्होंने हमें खुद दर्शन करवाए। रूम उनके महाकाल जी की चौखट पे लेके गए, हमारे हाथ से जल का लोटा भरवा के उन्होंने टच करवाया और वो चढ़वाया, पंडित जी के हाथों ही चढ़ा वो। और त्रिपुंड भी उन्होंने चढ़ाया, दिखाया हमें, और प्रसाद भी दिया। और इसके अलावा जो त्रिपुंड था उसकी एंट्री भी करवाई उनके कोठार शाखा में, मतलब जो जहाँ पे महाकाल बाबा का सारा श्रृंगार और जितनी भी चढ़ावे होते हैं जो रखे जाते हैं, जिनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, वहाँ पे वो रिकॉर्ड रखा गया और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। इसके बाद हमने 2-3 बारी दर्शन वहाँ पे किए। फिर महाशिवरात्रि के दिन हमने वापस आना था, तो वहाँ पे भी हमें यूँ था कि बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए थे और बहुत 7 किलोमीटर पैदल चलना था, जाते टाइम आते टाइम भी 7 किलोमीटर पैदल। तो कुछ ऐसी हाई सिक्योरिटी कर दी थी कि जिसकी वजह से हम महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास ठहरे हुए थे, पर हमें बहुत घूम के जाना पड़ा। और उस दिन हमें लगा कि शायद हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे, बट वहाँ पे भी बाबा की कृपा थी, गुरु कृपा थी कि हमें दर्शन हुए, अच्छे से दर्शन हुए, 1.5 घंटे के अंतर दर्शन हुए। और इसके अलावा हमने ओमकारेश्वर में भी दर्शन किए, हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए और सब सही रहा। आते टाइम उस पापा का पर्स अम्बाला में चोरी हो गया। गुरुजी से अरदास है कि मेरे पापा का पर्स उन तक प्लीज़ पहुंचा दें, क्योंकि उसमें सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अम्बाला बस स्टैंड पे मेरे फादर का पर्स चोरी हो गया, उसमें पापा का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ज़रूरी कार्ड्स वगैरह थे, और मतलब एटीएम कार्ड्स 3-3 थे उसमें, मतलब मम्मी का एटीएम कार्ड भी उन्हीं के पास था। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मतलब लाइसेंस वगैरह सब चोरी हो गया है। प्लीज़ गुरुजी आप पापा तक उनका पर्स या वॉलेट वापस पहुंचवा दीजिए। और जो मैंने आपको बताया है कि पापा को प्लीज़ मना दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने काफ़ियों से डिस्कस किया है। तो संगत तो इतनी प्यारी है, हमारी फैमिली इतनी प्यारी है कि वो मेरी मैरिज खुद ही करवाने को तैयार है,
पर एक होते हैं ना जो जिन्होंने जन्म दिया है। मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट अपनी ईगो के आगे वो मानना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि मैंने कमिट कर दिया, तो अब मैं अगर बोलूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरी नाक कट जाएगी। तो मेरे फादर के माइंड में ये चीज़ है, इसीलिए वो शायद मेरी मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं। तो गुरुजी प्लीज़ उन्हें सद्बुद्धि दो, क्योंकि वो बहुत टेढ़े किस्म के इंसान हैं। उन्होंने इतनी गलत चीज़ें की हैं हमारे घर में। गुरुजी जब आए थे तो हमारे पास जो उनका स्वरूप था उसमें से जल वर्षा हुई थी, पर मेरे फादर ने उनका वो स्वरूप भी हमारे घर में नहीं रहने दिया। बहुत गलत चीज़ें उन्होंने उस स्वरूप के साथ भी की हैं, जो कि मैं नहीं बता पाऊँगी। फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, और गुरुजी अभी मेरे साथ यहाँ पर हैं। और गुरुजी ने मंदिर भी उसके बाद बुलाया हमें, बड़े मंदिर भी हम 2-3 बार ही जा चुके हैं, और आगे भी जाते रहेंगे। गुरुजी प्लीज़, आप जानते हो आपकी बच्ची क्या चाहती है। आप चाहते हो क्या कि आपकी बच्ची को कोई ये बोले कि हाँ वो ऐसी है कि अपने भाई बाप की बेइज्जती कराएगी, लड़कियों के नाम पे कलंक चाहते हो क्या गुरुजी? मुझे इतना मजबूर मत करो, उस लड़के को इतना मजबूर मत करो। हमने किया ही क्या गुरुजी? मैंने गुरुजी से यही बोला कि जैसे शिव शंकर की जोड़ी है ना, शिव पार्वती की, वैसी हमारी भी हो। तो प्रॉब्लम तो यही हो गई कि जैसे उनकी लाइफ में स्ट्रगल रही उनकी लव स्टोरी में माँ सती के साथ, वैसी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। मेरे फादर ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया, इतना तंग किया था कि एक टाइम तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया था। पर तब से अब 9 साल हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें अलग हो गई हैं लाइफ में, काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है, और अब चीज़ें अकेले फेस करती हूँ। बट यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता इटावा में। गुरुजी प्लीज़ अपने बच्ची को वापस चंडीगढ़ बुला लीजिए, क्योंकि जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ वो भी चंडीगढ़ में ही है। यहाँ कैसे लाइफ निकलेगी? मेरा खुद का घर परिवार चंडीगढ़ में है, यहाँ अकेली रहती हूँ, बिल्कुल मन नहीं लगता। आप होते हो बस साथ, आपके भरोसे यहाँ बैठी हुई हूँ। और गुरुजी, आपकी बच्ची कब तक ऐसी रहेगी? 30 साल की हो चुकी हूँ, 31वां लग जाएगा, कितनी बेइज्जती और होगी मुझे नहीं समझ आ रहा। भाई की लाइफ भी ख़राब हो रही है, वो भी नौकरी नहीं कर रहा है। कुछ तो सोचो गुरुजी, समझ नहीं आ रहा कब चीज़ें कैसे क्या। सब आपके भरोसे है, आप जानो। पापा को सद्बुद्धि दो, थोड़ी थोड़ी थोड़ा उनकी जो ईगो है वो ख़त्म करो, उनको चीज़ें दिखाओ गुरुजी। और जो भी उनका पर्स चोरी हुआ है प्लीज़ उन तक सही सलामत वापस पहुंचवा दो। मैं पैसों का नहीं बोलूँगी, पर एटलीस्ट ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन तक पहुंच जाए गुरुजी, प्लीज़ इतना कर दो। और अपनी बच्ची को वापस चंडीगढ़ बुला लो प्लीज़। और मैं क्या बोलूँ, सब आप जानते हो लाइफ आपके बच्चे की कहाँ फंसी हुई है। और मम्मी पापा के बीच में बहुत क्लैशेस रहते हैं। मेरे मम्मी पापा एक ही घर में होते हुए भी अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं। अगर मम्मी अंदर रहते हैं तो पापा बाहर वेड़े में सोते हैं, और अगर मम्मी नीचे होते हैं नीचे के फ्लोर पे तो पापा ऊपर जाते हैं, रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 7-7 8-8 दिन खाने को नहीं मिलता, खाना नहीं बनता, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब गुरुजी आप जानते हो, मैं चीज़ें सारी तो नहीं बता सकती, आपकी कृपा है जो कि आज तक सब जैसे भी है सहन कर रहे हैं हम लोग, सहन शक्ति आप दे रहे हो। बाकी आप जानो, आपने करना है, सब आपके भरोसे छोड़ा है। यही थैंक यू बोलते हुए कि आपने इतनी प्यारी ट्रिप प्लेस की, इतने प्यारे दर्शन दिए, वीआईपी दर्शन आपने करवाए। हम तो प्रसाद भी नहीं लेके गए थे, आपने तो प्रसाद भी दिया हमारे हाथ। ओमकारेश्वर में, महाकालेश्वर में जो भी दर्शन दिए उसके लिए शुक्रिया गुरुजी। और जॉब दिलवाई है उसके लिए थैंक यू गुरुजी। बस आप अपने पास बुला लो वापस से आपकी बच्ची को। आपकी बच्ची यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती, बहुत पॉलिटिक्स है वर्क प्लेस पे। यहाँ के लोगों की नज़रें बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़रें हैं यहाँ पर। और आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, रेप, मर्डर, फोर्स करना यहाँ बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ज़्यादा चीज़ें मैं ओपनली नहीं बता सकती, गुरुजी जानते हैं, और जो यहाँ रह रहे हैं वो सब जानते होंगे।
बाकी यहीं मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मेरी अरदास गुरु जी तक पहुँची या नहीं पहुँची गुरु जी जानते हैं। मैं रोज़ प्रे करती हूँ, दिन रात प्रे करती हूँ, सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ। अमृत वेला बख्शो गुरु जी, क्योंकि वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज भी मेरी नाइट शिफ्ट है और मेरी ड्यूटी शिफ्ट्स में होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट्स में, तो इस वजह से मेरा अमृत वेला नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि चीज़ें कैसे क्या करनी है। बहुत ही ज़्यादा लोज में हूँ मैं अपनी लाइफ के और थक चुकी हूँ। बहुत टाइम हो गया गुरुजी। एक उस लड़के को भी आस दे रखी है, उसकी मदर को भी बोला हुआ है हाँ आऊँगी, और उसके फादर ने भी जाते जाते मुझसे प्रॉमिस लिया था। मेरे फादर ना सिर्फ मेरी लाइफ, उस लड़के की लाइफ, उसके मम्मा की फैमिली लाइफ और मेरे भाई की भी लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। मेरे मम्मा की तो कर ही चुके हैं। बाकी हम सब अपने कर्म भोग रहे हैं। कुछ ना कुछ हमने गलत किया होगा, इसीलिए शायद ये चीज़ें हमारे साथ हैं। तो गुरुजी प्लीज़ जल्दी जल्दी कर्म कटवा के अपने बच्चे को अपने पास अपनी शरण में रखना, और घर परिवार भी आप ही के भरोसे छोड़ा है। बस यही कहते हुए अपना सत्संग विराम करती हूँ और दोबारा गुरुजी जैसा आदेश करेंगे वैसे ही सत्संग करूँगी। अभी सत्संग विराम करते टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यही बोलूँगी, गुरु जी आपकी बच्ची आपसे बहुत प्यार करती है और आपके दर्शन चाहती है। ना तो आप मुझे सपने में दर्शन देते हो, ना चपातियों में आपके दर्शन हो पाते हैं, ना यहाँ कहीं शिवलिंग है, ना मंदिर है आसपास। तो बहुत तरसती हूँ। ना गुरुजी का ही मंदिर है, ना गुरुजी के सत्संग होते हैं, और हैक्टिक शेड्यूल इतना हो जाता है कि मैं सत्संग सुन नहीं पाती हूँ। भजन प्ले करके रख देती हूँ कभी कभी, और थकान इतनी हो जाती है कि सो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाहर से ना खाना मंगवा सकते हैं ना कुछ। तो अपना खाना भी बनाओ, बर्तन भी धो, कपड़े भी धो, ड्यूटी भी करो, और मतलब बहुत दिक्कत है। और यहाँ से आपकी बच्ची चाहती है कि आप मेरी पोस्टिंग कहीं और ट्रांसफ़र करवा दूँ। मेरी 30 इयर्स की एज हो जाएगी, उसके बाद मैं कोई मतलब मई में हो जाएगी, 30 मई को मैं 30 साल की हो जाऊँगी। तो उससे पहले ही आपकी बच्ची का सिलेक्शन आप कहीं और करवा दो, अच्छी जगह करवा दो गुरुजी, जहाँ आपकी बच्ची का घर मतलब ठीक से रह पाए, मैं अपनी फैमिली लाइफ भी ठीक से संभाल पाऊँ। यहाँ से बहुत दिक्कत हो रही है। ना मैं अपने मम्मी को सपोर्ट कर पाती हूँ, ना अपने पार्टनर को सपोर्ट कर पाती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इमोशनल नीड्स नहीं फुलफ़िल होती हैं, और काफ़ी जैसे अकेलापन होता है तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे तो आप किसी से अपनी मन की बात वेंटिलेट भी नहीं कर सकते। तो जो भी है गुरुजी आपसे बोल रही हूँ, बाकी आप जानो। बस यहीं अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आप जो दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम।